नमस्कार साथियों, एक ऑनलाइन क्लासेज में मैं पवन सारस्वत आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे विशेषण और उसी कड़ी को अपने इस वीडियो में भी जारी रखेंगे। विशेषण में हमने विशेषण के दो भेद पढ़े, उनमें से एक गुणवाचक विशेषण था और दूसरा संख्यावाचक विशेषण था। तीसरा जो विशेषण है वो हम आज पढ़ेंगे। आगे के जो बचे हुए जो विशेषण के जो भेद हैं उनको अपने आज पढ़ेंगे। तो अगला जो विशेषण है वो विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण की आइए हम परिभाषा देख लेते हैं। क्या है कि परिभाषा क्या है इसकी कि वे विशेषण शब्द जिनसे किसी माप या तोल का बोध होता है। तोल का बोध होता है परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ये विशेषण की परिभाषा हुई, विशेषण कहलाते हैं। अब बहुत से ऐसे विशेषण शब्द भी हैं जो बराबर परिमाणवाचक में भी उनका प्रयोग होता है, संख्यावाचक में भी उनका प्रयोग होता है। तब उनको अपने पहचानेंगे कैसे, उनमें हम अंतर कैसे करेंगे कि कौन सा परिमाणवाचक विशेषण और कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, इस बिंदु पर भी अपने चर्चा करेंगे। पहले परिमाणवाचक मैंने कहा तो परिमाणवाचक की जो मैंने परिभाषा बताई है उसके अनुसार अपने दो चार उदाहरण देखते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा जल। देखो, हम यदि गणना के आधार पर संज्ञा को देखना चाहें तो संज्ञा के दो भेद अपने मान सकते हैं गणना के आधार पर। एक तो गणनीय संज्ञा होती है, कौन सी? एक तो गणनीय संज्ञा, गणनीय संज्ञा, और दूसरी संज्ञा कौन सी है? अगणनीय संज्ञा। अर्थात एक तो वे संज्ञाएं जिनकी गणना होती है और दूसरी वो संज्ञा होती है जिनकी गणना नहीं होती। यानी कुछ संज्ञाएं ऐसी होती है जिनकी गणना होती है और कुछ की गणना नहीं होकर के उनका माप या तोल होता है। उदाहरण के अनुसार जैसे हम कहना चाहें मकान, तो मकान की गणना होती है, 1 मकान, 2 मकान, 4 मकान। इसी प्रकार पक्षी की गणना हो सकती है, गणनीय संज्ञा है। लेकिन जैसे दूध है, दही है, द्रव पदार्थ है, इसी प्रकार कोई धातु है, तो उनकी जो है अपने गणना नहीं करते, उनका माप या तोल होता है। जैसे कोई कहे कि 100 ग्राम चीनी, तो चीनी का ये माप है, तो ऐसे नहीं कि 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी। तो इस प्रकार से कुछ संज्ञाएं गणनीय और कुछ अगणनीय। यदि विशेषण गणनीय संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा हो तो फिर वो, क्योंकि गणना हो रही है तो संख्या है, तो संख्यात्मक के रूप में होने के कारण उसको अपने संख्यावाचक विशेषण में लेंगे। उदाहरण के लिए मैं लिख दूं कि 6 गिलास। ये जो है, अब यहां पर 6 जो है ये संख्या है और गिलास जो है ये भी गणनीय संज्ञा है, तो ये 6 जो है ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। अब 6 की जगह मैं लिख दूं कि कुछ गिलास, तो भी ये गिलास क्योंकि गणनीय संज्ञा और कुछ इससे पहले प्रयुक्त हो रहा है, तो कुछ ये जो है ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन मैं लिख दूं कि कुछ दूध। अब ये कुछ शब्द यहां पर भी प्रयुक्त हो रहा है, किंतु जिस संज्ञा से पहले प्रयुक्त हो रहा है, जिस विशेष्य से पहले प्रयुक्त हो रहा है, ये कुछ शब्द जिसका विशेषण है, वो संज्ञा शब्द यहां पर जो है वो गणना योग्य नहीं,
वो मापे जाने वाली या तुलनीय संज्ञा है, तो यहां पर जो है दूध शब्द जो है ये एक द्रव पदार्थ है, इसका माप या तोल हो सकता है, इसकी गणना नहीं हो सकती। तो अब कुछ जो है ये भी क्या हो गया, क्योंकि इसकी गणना नहीं हो रही, इसका माप या तोल हो रहा है, परिमाण हो रहा है, तो ये कुछ शब्द यहां पर तो हो गया परिमाणवाचक। क्या हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण है। और यहां पर कुछ जो है ये हो गया संख्यावाचक विशेषण। तो इस प्रकार से अपने को कुछ देखना है, तो अपने आइए कुछ परिमाणवाचक के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा कि थोड़ा जल, तो यहां पर क्योंकि जल जो है वो अगणनीय संज्ञा है, गणना के योग्य संज्ञा नहीं। अब ये जो विशेष्य है ये यहां पर इससे बोध हो रहा है कि थोड़ा जो शब्द है वो एक परिमाणवाचक विशेषण है, ये परिमाणवाचक विशेषण है। इसी प्रकार हम कह दें कि अधिक पानी, अधिक पानी, तो ये अधिक शब्द जो है ये भी क्या हो गया, ये परिमाणवाचक विशेषण हो गया। कई बार जैसे मैंने लिखा कि 4 गिलास, तो 4 तो संख्यावाचक होगा, लेकिन मैं इसी बात को यूं लिख दूं कि 4 गिलास दूध या 4 गिलास पानी, तो ये जो 4 गिलास जो मैंने लिखा है 4 गिलास, ये 4 गिलास, अब ये पूरा का पूरा जो है इस पानी का विशेषण है, क्योंकि पानी जो है अगणनीय संख्या, तो ये 4 गिलास पूरा का पूरा ये परिमाणवाचक विशेषण, केवल 4 नहीं, 4 तो संख्या है, लेकिन 4 गिलास ये पूरा का पूरा, क्यों, माप है, किसका माप है, ये पानी का माप है। तो ये जो 4 गिलास पूरा का पूरा है, अब यहां पर ये विशेषण का काम कर रहा है, तो 4 गिलास जो है ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण को अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, यानी कि कुछ तो परिमाणवाचक विशेषण शब्द ऐसे होते हैं जिनसे निश्चित मापतोल का बोध होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे निश्चित मापतोल का बोध नहीं होता। तो इस आधार पर अपने विशेषण को, इस परिमाणवाचक जो विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण, इस परिमाणवाचक को अपने 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, कौन सा, एक तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा है भाई अनिश्चित परिमाणवाचक। दूसरा कौन सा, अनिश्चित परिमाणवाचक। पहला निश्चित और दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण से क्या तात्पर्य है कि ऐसे विशेषण शब्द जिनसे निश्चित माप या तोल का बोध होता है। निश्चित, जैसे मैंने कह दिया, निश्चित माप तोल का बोध कैसे, जैसे मैंने कह दिया यहां पर कि 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, 4 किलो चावल। अब जो ये मैंने यहां पर लिखा है 4 किलो चावल, ये यहां पर 4 किलो जो है, 4 किलो, ये इस चावल जो विशेष्य है इसकी विशेषता बता रहा है, इसका माप का बोध हो रहा है, निश्चित माप का बोध हो रहा है कि वो कितने चावल, कितने, 4 किलो। तो अब ये जो है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। इसी उदाहरण को यदि मैं देखूं अनिश्चित परिमाणवाचक में, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण उनको कहते हैं वे विशेषण शब्द जिनसे किसी निश्चित माप या तोल का बोध नहीं होता, जिनसे किसी वस्तु के या पदार्थ के निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता, उसको अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो अनिश्चित परिमाणवाचक में जैसे मैंने यहां पर तो लिखा कि 4 किलो चावल, और यहां पर मैं लिख दूं 50 किलो चावल, 50 किलो चावल। अगर मैं यहां पर लिखता, या मैं यूं भी लिख सकता हूं कि कुछ चावल, अब यहां पर इन दोनों ही उदाहरणों में जो विशेषता प्रकट हो रही है वो चावल की हो रही है। किसकी हो रही है, चावल की हो रही है। तो चावल जो है वो तो यहां पर क्या है, चावल जो है वो तो विशेष्य है, क्या है, विशेष्य है। और ये इधर 50 किलो और इधर कुछ, ये दोनों है, ये विशेषण है। अब बात आती है भी निश्चित है कि अनिश्चित है। कई विद्यार्थी सोचेंगे कि 50 किलो लिखा है तो 50 निश्चित संख्या है,
लेकिन यहां पर जो 50 लिखा है, मैंने 50 नहीं लिखा, क्या लिखा है? 50। अब ये पता नहीं भी कितने 50 हैं। 50 के अंतर्गत जो है केवल 50 नहीं आ रहा, 50 से अधिक है, लेकिन कितने बार 50 है इसका बोध नहीं हो रहा, इसका निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा, निश्चित बोध नहीं हो रहा। इसलिए जब भी हम ऐसे उदाहरण पढ़ते हैं, 50 किलो, हजारों टन, सैकड़ों मीटर कपड़ा, इस प्रकार के जो सारे उदाहरण हैं, जैसे मैं लिख दूं कि सैकड़ों मीटर कपड़ा, सैकड़ों मीटर कपड़ा, हजारों किलोमीटर दूरी, तो ये सारे उदाहरण जो है ये अनिश्चित परिमाणवाचक में ही होंगे, ये कोई निश्चित परिमाण का बोध कराने वाले शब्द नहीं हैं। इसी प्रकार कुछ, अधिक, थोड़ा, बहुत, इस प्रकार के शब्द यदि अगणनीय संज्ञा से पहले प्रयुक्त होते हैं तो उनको भी अपने अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में लेंगे। दोनों में कुछ उदाहरण जो है मैं आपको और यहां पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा। एक तरफ हम लेंगे निश्चित के उदाहरण और दूसरी तरफ जो है अनिश्चित के उदाहरण। निश्चित परिमाणवाचक कौन से देखो, निश्चित कौन से हैं और अनिश्चित कौन से हैं वो देख लीजिए। कुछ उदाहरण अपने देख लेते हैं निश्चित और अनिश्चित के। जैसे यहां पर कहेंगे कि 4 मीटर कपड़ा, कुछ किलो फल। देखो यदि हम कुछ फल लिखते हैं सीधा कुछ फल, तो वो संख्यावाचक में आएगा क्योंकि फलों की गिनती होती है। लेकिन माप सूचक या तोल सूचक कोई शब्द यदि उससे पहले प्रयुक्त हो जाए तो फिर वहां पर वो परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। जैसे मैंने यहां पर कुछ किलो फल लिखा है तो किलो शब्द आते ही अब ये जो कुछ शब्द है ये पूरा का पूरा कुछ किलो, ये पूरा का पूरा जो विशेषण है, न केवल कुछ किलो, ये पूरा का पूरा विशेषण है। और विशेषण भी कौन सा? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि माप का बोध होता है किलो से तो, लेकिन वो निश्चित नहीं है क्योंकि कुछ लिखा हुआ। यदि ये लिखा हुआ था कि 4 किलो फल तो फिर वो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता, किंतु लिखा हुआ है कि कुछ किलो फल, तो यहां पर जो है कुछ शब्द लगने से और किलो आने से ये कुछ किलो पूरा का पूरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार ये 4 मीटर निश्चित है। 1000 टन अनाज, 1000 टन अनाज। अब इस उदाहरण में ये जो 1000 टन शब्द मैंने लिखा है, इसमें जो है 1000 टन शब्द जो है ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब इसी बात को मैं इस तरीके से लिखूं कि हजारों टन अनाज। अब इसमें क्या है कि ये हजारों टन शब्द जो आया है, हजार नहीं हजारों, सैकड़ों, इस प्रकार के जब उदाहरण आएंगे तो उनमें अपने को इसको जो है अनिश्चित के अंतर्गत मानना है, निश्चित के अंतर्गत नहीं मानना। अब कई विद्यार्थी उदाहरण देखते होंगे कि जैसे लिखा आता है कि आधा गिलास जल, आधा गिलास जल। कई सोचेंगे कि ये तो आधा जल है, आधा है, पता नहीं निश्चित है कि अनिश्चित है। चाहे आधा हो, चाहे सवाया हो, चाहे ढाई हो, है तो निश्चित है। सवाया का मतलब क्या? 1 और 1 का चौथा भाग, यानी कि वो निश्चित है, उससे निश्चित बोध हो रहा है कि ये सवाया का मतलब 1.25। इसी प्रकार से आधा गिलास से ही इसका बोध ये हो रहा है कि पूरा का पूरा गिलास न होकर के केवल आधा गिलास, आधा किलो यदि लिखे तो उससे आधा किलो निश्चित का बोध होता है। वैसे ही केवल आधा गिलास कहने से आधा गिलास दूध निश्चित का बोध होता है। तो आधा गिलास दूध कहें चाहे आधा गिलास जल कहें, इसमें आधा गिलास जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत अपने इसको रखेंगे। और इसी प्रकार यदि मैं लिख दूं कि सैकड़ों मीटर कपड़ा। अब जो है सैकड़ों शब्द जो है ये क्या है,
सैकड़ों आते ही ये अनिश्चित हो गया भाई। तो सैकड़ों मीटर जो है ये पूरा का पूरा अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण है। तो ये था निश्चित और अनिश्चित प्रमाणवाचक विशेषण शब्द। अब चौथा जो विशेषण का भेद है वो हमने पढ़ा, जैसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, ये विशेषण का चौथा भेद है, संकेतवाचक विशेषण। देखो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। क्या लिखा हुआ है? सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक अर्थात वे सर्वनाम जो विशेषण की तरह प्रयुक्त होते हैं। मूल रूप में जो सार्वनामिक विशेषण है वो सर्वनाम ही होते हैं, किंतु उनका प्रयोग जब विशेषण की भांति हो जाए तो उसको अपने सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं लेता हूं कि वह चला गया, वह चला गया। अब ये एक उदाहरण है, इसमें मैंने वह सर्वनाम का प्रयोग किया। अब यहां पर जो है वह ये क्या है? ये सर्वनाम है, क्योंकि सर्वनाम की परिभाषा आपने पढ़ रखी है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर, और संज्ञा के साथ यदि कोई आता है तो फिर उसको अपने विशेषण कहेंगे, सर्वनाम नहीं कहेंगे। यानी कि संज्ञा के स्थान पर यदि प्रयुक्त हो तो सर्वनाम, किंतु संज्ञा के साथ आकर के उसकी जब विशेषता प्रकट करे तो फिर वो जो है वो विशेषण कहलाता है। अब वह जो है किसी लड़के, छात्र या कोई भी संज्ञा शब्द है, राम, नरेश, जो भी संज्ञा शब्द है उसके बदले यहां पर वह शब्द प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन ये जिस संज्ञा के बदले आ रहा है वो संज्ञा शब्द यहां पर नहीं है। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है कि यदि सर्वनाम के तुरंत बाद में उससे संबंधित संज्ञा शब्द आ जाए तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। सारे जो सर्वनाम हैं, पुरुषवाचक और निजवाचक को छोड़ करके जितने सर्वनाम हैं वो सारे के सारे सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयुक्त हो सकते हैं, विशेषण की भांति उनका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने यहां पर लिख रखा है वह चला गया, इसी को मैं यदि यूं लिखूं कि वह आदमी चला गया या वह लड़का चला गया, तो इस उदाहरण में आप देखिएगा वह लड़का चला गया। अब इस उदाहरण में वह शब्द जो है ये सर्वनाम है, किंतु किस संज्ञा के बदले आ रहा है? ये लड़का के बदले। अब लड़का के बदले नहीं आ रहा, ये बदले आता तो लड़का शब्द यहां पर नहीं आता, ये लड़का शब्द भी यहां पर आ रहा है और वह सर्वनाम भी आ रहा है। तो अब ये जो सर्वनाम है इस लड़का का विशेषण बन गया, इसकी ओर संकेत कर रहा है, ये संकेतवाचक विशेषण है, ये संकेत कर रहा है इसलिए संकेतवाचक। और सार्वनामिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मूल रूप में सर्वनाम है और विशेषण की भांति इसका प्रयोग हो रहा है, तो ये सार्वनामिक विशेषण। अर्थात सर्वनाम के तुरंत बाद में, देखिए तुरंत बाद में, बीच में कोई और शब्द नहीं है। यदि मैं इसको लिखूं कि वह एक चोर है, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूं तो यहां पर वह कोई सार्वनामिक विशेषण नहीं होगा। यहां पर तो वह जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम की तरह प्रयुक्त हो रहा है, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। यहां पर ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। क्यों है? क्योंकि वह जो है जिस संज्ञा के बदले आ रहा है वो संज्ञा शब्द तुरंत बाद में तो है नहीं, वो क्या आगे है, चोर है। अब ये किसी दूर की या निकट की वस्तु या व्यक्ति की और यदि कोई सर्वनाम का प्रयोग संकेत के लिए अपने करें तो उसको अपने निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखेंगे। तो यहां पर तो ये वह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, किंतु यहां पर जो है वह शब्द के तुरंत बाद में लड़का शब्द आ रहा है, उससे संबंधित संज्ञा शब्द आ रहा है। तो अब जो ये वह शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि सारे सर्वनाम पुरुषवाचक को छोड़ करके और निजवाचक को छोड़ करके सारे सर्वनाम जो हैं वो सार्वनामिक विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं। तो अपने पहले जैसे लिख रहते हैं, निश्चयवाचक में कौन से आते हैं? निश्चयवाचक में यह, वह, ये आते हैं। इनका प्रयोग अपने देख लेते हैं, यह, वह, ये, वे, तो ये शब्द आते हैं।
तो इनका प्रयोग अपने देखते हैं कि कैसे सार्वनामिक विशेषण में होता है। जैसे मैंने लिखा कि यह छात्र होशियार है, यह छात्र होशियार है। वे आदमी मजदूर हैं। वह लड़का बढ़ई का काम करता है। इन सभी उदाहरणों में क्रमशः यह, वे, वह, ये क्या है, ये सारे के सारे मूल रूप में तो निश्चयवाचक सर्वनाम है, किंतु यहां पर इनसे संबंधित संज्ञा शब्द आ रहा है तुरंत बाद में, तो अब ये सारे के सारे जो हैं ये सार्वनामिक विशेषण है, ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार हम देख लेते हैं निश्चयवाचक के बाद में हम प्रश्नवाचक जो है उससे देख लेते हैं। प्रश्नवाचक जो सर्वनाम है उससे सार्वनामिक विशेषण कैसे बनते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण कैसे बनते हैं देखिएगा। जैसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से हो गए, कौन है, क्या है, किस है, ये जो है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब इनसे जो है वो विशेषण कैसे बन सकता है, देखिए उदाहरण, जैसे मैं यहां पर लिख दूं कि कौन आया है। अब कौन आया है, इसमें तो कौन क्या है, केवल प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि जिस आदमी संज्ञा के बदले कौन आ रहा है वो आदमी संज्ञा वाक्य में नहीं है। लेकिन इसी को मैं यदि इस ढंग से लिखूं, यदि मैं इसी को इस ढंग से यदि मैं लिख दूं कि कौन आदमी आया है, कौन आदमी आया है, कौन आदमी आया है, क्या वस्तु लाए हो, क्या वस्तु लाए हो, क्या वस्तु लाए हो। इसी प्रकार किस छात्र ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्राप्त किया। इन उदाहरणों में क्रमशः कौन, क्या और किस, ये जो तीनों उदाहरण है, ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके अंतर्गत रखेंगे अपने, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से बनने वाले सार्वनामिक विशेषण है। अब इनको क्या कहेंगे अपने, ये सार्वनामिक विशेषण है सारे के सारे, लेकिन बन किससे रहे, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम से। मूल रूप में ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, किंतु आगे संज्ञा शब्द आने से ये इनका प्रयोग विशेषण की भांति हो रहा है, तो ये प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण अपने इनको कह सकते हैं। इसके बाद में प्रश्नवाचक के बाद में यदि हम देखें तो संबंधवाचक सर्वनाम आता है। संबंधवाचक सर्वनाम में हमने पढ़ा, जैसे पुरुषवाचक हमने पढ़ा है, निश्चयवाचक हमने पढ़ा है, अनिश्चयवाचक हमने पढ़ा है, संबंधवाचक और निजवाचक ये पढ़े हैं। तो संबंधवाचक से देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम पढ़ते आए हैं कि जो, जिसे, ये जो है ये संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत अपने इनको पढ़ते हैं। जो, जिसे, जिसकी, उसकी, जो, वह, जो, सो, ये जो शब्द हैं ये अपने संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इनसे जो है सार्वनामिक विशेषण कैसे बनते हैं देखिएगा, कि मैं लिखूंगा कि जो आदमी आया है उसे भीतर बिठाओ या उसे भीतर बुलाओ, उसे भीतर बुलाओ। अब इस उदाहरण में जो है और उसे जो है, ये दोनों ही संबंधवाचक सर्वनाम है। दोनों ही क्या है,
संबंधवाचक सर्वनाम है। किंतु यहां पर इस सर्वनाम के तुरंत बाद में ये आदमी संज्ञा शब्द भी आ गया। इस सर्वनाम के तुरंत बाद में क्या हो गया, ये आदमी संज्ञा शब्द भी आ गया। तो यहां पर जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। ये क्या कहेंगे इसको अपने, केवल इस जो को कहेंगे सार्वनामिक विशेषण, इसको नहीं कहेंगे, उसे को नहीं कहेंगे। उसे तो ये संबंधवाचक सर्वनाम ही माना जाएगा, ये यहां पर विशेषण नहीं है। विशेषण केवल ये है जो सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण हो गया। इसी प्रकार हम कहेंगे कि जिस जैसे मैं कह दूं यहां पर कि जिस गांव में आप रहते हैं वहीं मैं रहता हूं, ये उदाहरण है। अब इस उदाहरण में ये जो जिस शब्द आया है जिस गांव में, तो जिस गांव के बदले ही जिस शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो जिस यदि गांव नहीं होता, यहां पर गांव शब्द नहीं होता, तो जिस शब्द जो है ये सर्वनाम होता। किंतु ये यहां पर जिस शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण का काम कर रहा है। इसी प्रकार एक और अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत कि जो बस यहां आती है सब उससे ही जाते हैं, सब उससे ही जाते हैं। अब इस उदाहरण में ये जो शब्द आया है, इसके आगे तुरंत बाद में बस भी आ गया, तो ये भी सार्वनामिक विशेषण है। तो ये सार्वनामिक विशेषण, संबंधवाचक से सार्वनामिक विशेषण। अब अनिश्चयवाचक हमने सर्वनाम पढ़ा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं, जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम से अपने विशेषण शब्द कैसे बनते हैं वो भी देख लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं। अनिश्चयवाचक के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक है। अब इनके तुरंत बाद में इनसे रिलेटेड संज्ञा शब्द यदि आ जाते हैं, इनसे संबंधित संज्ञा शब्द यदि आ जाते हैं, तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण बन जाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति आया है, इसमें ये कोई जो है ये यहां पर सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि इसके तुरंत बाद में व्यक्ति शब्द आ गया, संज्ञा शब्द आ गया, इसलिए कोई जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार यदि कुछ शब्द का प्रयोग, वैसे तो कुछ शब्द का प्रयोग सर्वनाम के अंतर्गत ही होता है, और दूसरा कुछ शब्द का प्रयोग जो है वो संख्यावाचक विशेषण या फिर परिमाणवाचक विशेषण में होता है। लेकिन कुछ शब्द का प्रयोग यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम से जब हम सार्वनामिक विशेषण बनाते हैं तब उसमें नहीं होता, क्योंकि कुछ शब्द का प्रयोग हमें केवल संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे यदि इसके आगे हम कुछ संज्ञा शब्द लगाएंगे, जैसे कि कुछ व्यक्ति आए हैं, तो अब ये जो कुछ है तो विशेषण है, तो ये विशेषण ही, किंतु ये विशेषण जो है ये सार्वनामिक विशेषण की तरह प्रयुक्त नहीं हो रहा, कुछ जो है व्यक्तियों की संख्या का बोध करा रहा है, तो ये संख्यावाचक के अंतर्गत आएगा, संख्यावाचक विशेषण। तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है उनमें से केवल कोई शब्द जो है उसी से हमें जो है ये सार्वनामिक विशेषण पढ़ने को मिलते हैं, सार्वनामिक विशेषण देखने को मिलते हैं, कुछ से नहीं मिलते। तो कोई जो है ये
सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन कुछ का प्रयोग सार्वनामिक विशेषण की भांति यहां पर नहीं हो रहा, ये सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार कोई किताब लाओ, कोई किताब लाओ, इस उदाहरण में भी यदि देखा जाए तो कोई शब्द जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार से संबंधवाचक से, निश्चयवाचक से, अनिश्चयवाचक से और प्रश्नवाचक से, इनसे जो है हम सर्वनाम से हम क्या है सार्वनामिक विशेषण शब्द बना सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण के बाद में पांचवा, जैसे मैंने भेद बताया कि पांचवा विशेषण एक और पढ़ने को हम देखते हैं, वो कौन सा है, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। फिर मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखें, पिछला भी व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में मैंने ये बताया था आपको कि व्यक्तिवाचक विशेषण मूल रूप से गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आते हैं, किंतु आजकल जो आधुनिक जो व्याकरण लिखे जा रहे हैं उनमें जो है इसको व्यक्तिवाचक विशेषण से पांचवा भेद अलग माना गया है। और कई बार परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें भी व्यक्तिवाचक विशेषण से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो अपने परीक्षा की दृष्टि से इसको महत्वपूर्ण मानते हुए पांचवा अलग भेद अपने मान रहे हैं कि व्यक्तिवाचक विशेषण, किंतु मूल रूप से जो विशेषण के भेद है वो चार ही होते हैं। ऑप्शन में यदि व्यक्तिवाचक नहीं दिया हुआ हो और गुणवाचक दिया हुआ हो तो व्यक्तिवाचक का जो उदाहरण आपको लगता है कि ये व्यक्तिवाचक का है उसको अपने गुणवाचक ही करें। जैसे आपने व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत ये पढ़ा है कि ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द जिनसे विशेषण बनते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ऐसे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से निर्मित होते हैं वो व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा क्या है देख लीजिए कि वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक, ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं मूल रूप में, लेकिन जब इनका प्रयोग विशेषण की भांति हो जाए तो फिर ये व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएंगे। वे विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं, उनको क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे भारत क्या है, भारत एक देश का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इसी को मैं लिखूं कि भारतीय व्यक्ति। अब ये जो भारतीय है इस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। व्यक्ति क्या है कि वो भारतीय है, तो व्यक्ति जो भारतीय शब्द जो लगाए व्यक्ति से पहले, इसको अपने फिर विशेषण बनाएंगे। इसको क्या कहेंगे, अपने विशेषण कहेंगे इसको। और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना है, भारत शब्द से बना है और विशेषण बना है, तो इसलिए इसको व्यक्तिवाचक विशेषण अपने कहेंगे। यदि ऑप्शन में व्यक्तिवाचक नहीं दिया, गुणवाचक दिया है, तो अपने गुणवाचक भी करेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति का गुण भी है ये कि वो भारतीय है, ये गुण भी है, तो इसको अपने गुणवाचक विशेषण भी अपने इसको पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से अपने लिख सकते हैं कि बनारसी पान, कानपुरी चप्पल, ठीक है। इसी प्रकार से जयपुरी रजाई, जोधपुरी साफा, बीकानेरी भुजिया, ये सारे के सारे जो हैं उदाहरण जो हैं ये व्यक्तिवाचक विशेषण के ही उदाहरण हैं। जयपुर शब्द भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है मूल रूप में, जोधपुर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बीकानेर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कानपुर भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बनारस भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इनसे क्या बन गया, बनारस से बनारसी, कानपुर से कानपुरी, जयपुर से जयपुरी, ऐसे बनते ही ये विशेषण के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं, फिर इनको अपने व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। अब जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे शहरों के नाम जो है यही केवल इसमें आएंगे। कई बार देश के नाम जो अपने को देखने को मिलते हैं,
जैसे देश में कौन से, जैसे हमने कह दिया अमेरिकी सांसद, जापानी कार, ये उदाहरण भी व्यक्तिवाचक विशेषण के अंतर्गत अपने पढ़ते हैं। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण था, पांचवा विशेषण था और अंतिम विशेषण था। विशेषण में क्या था, ये अंतिम विशेषण था। तो विशेषण के हमने जो सभी भेद हैं, प्रभेद हैं, उनको अपने पढ़ लिया है। अब व्यक्तिवाचक विशेषण के बाद में हम लोग आगे का जो अपना वीडियो है, उस वीडियो में अपने विशेषण से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।